नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021, उसके अंतर्गत 2021 में जो पेपर निरस्त हो गया था उसके संस्कृत के सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे व्याख्यात्मक तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में उसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था, किस लेवल के प्रश्न थे, क्या कंटेंट था, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। उसी के आधार पे हमारी तैयारी आगे होगी। चलिए सभी लोग अपनी तैयारी को जांचिए और बताइए कौन कौन से सही है और कहाँ कहाँ आपको अभी और तैयारी की जरूरत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। व्याकरण पद्धति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है आपको ये बताना है। सामान्यीकरण, हरवर्टीय पद्धति, पाठशाला पद्धति या विशेषीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा पाठशाला पद्धति। व्याकरण शिक्षण के लिए पहले कहाँ जाया जाता था आप सभी लोगों को पता है, पाठशाला जाया जाता था। बेसिक एजुकेशन हमारी घर पे पूरी हो जाती थी। बेसिक एजुकेशन घर पे पूरी करने के बाद व्याकरण शिक्षण के लिए हमें पाठशाला में जाना पड़ता था। तो इसके लिए क्या होता था, इसको क्या कहने लगे, पाठशाला पद्धति के नाम से भी जाना जाने लगा। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है। तो जो वाणी है उनको हमारे ऋषियों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी है, वैखरी है, पश्यंती भी है, परा भी है, लेकिन उत्तमा नहीं है। और हमें क्या चाहिए, निगेटिव ही चाहिए था। चौथी वाणी कौन सी होगी, चौथी वाणी होगी मध्यमा। हमारे ऋषियों मुनियों ने वाणी को 4 रूपों में बांटा हुआ था। तो पहला रूप है वैखरी, दूसरा पश्यंती, तीसरा परा तथा चौथा मध्यमा। लेकिन उत्तमा वाणी का रूप नहीं है और हमें यही बताना था। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आगमन और निगमन दोनों विधियां हैं। जब दोनों विधियां हैं तो अलग अलग टिक तो लगा नहीं सकते। ए में दिया है आगमन एवं निगमन विधि, तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार की सहायता करेंगे। बताइए भाई फटाफट। तथ्यात्मक जानकारी देकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो दंड देकर। तो दंड देना समावेशी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत निगेटिव में है, आप उसको देखते ही कट कर दीजिए। सूचना देकर याद करने हैं तो याद करना भी निगेटिव में है, इसको भी आप कट कर दीजिए। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। अवसर देने से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी तक सारे प्रश्न बेसिक ही पूछे गए हैं, आगे देखते हैं किस लेवल के प्रश्न हैं। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है। तो आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा का एकदम सटीक क्रम है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ए में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। एकदम बेसिक प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। देवता शब्द में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या अव्यय है। बताइए भाई फटाफट। तो देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है संस्कृत में। क्यों? क्योंकि इसमें तल प्रत्यय जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो इस वजह से ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय प्रयोग होने की वजह से जिन शब्दों में तल प्रत्यय प्रयोग हो जाता है वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जैसे ग्रामता, ग्राम में क्या होगा, ग्राम में क्या होगा भैया, तल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रामता, और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कह सकते हैं। इसको 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, त्रिपंचाशत या त्रैपंचाशत। तो ए में दिया हुआ है त्रैपंचाशत, ये भी सही है।
और यहाँ पे जो दिया हुआ है डी में 3/50, ये भी सही है। तो क्या है, ए एंड डी दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें दोनों ही सही हैं, एक एक नंबर सबको कॉमन मिला होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रायः अपूर्ण छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रॉनबैक महोदय जी का है। सी आंसर सही हो जाएगा। वैसे ये बी होना है, लेकिन यहाँ पे जब सी लिखा है तो सी हो जाएगा। क्रॉनबैक महोदय का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दंडान्वयन प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है? तो वैसे आधुनिक शिक्षा में, वर्तमान शिक्षा में दंड देना किसी भी शिक्षा प्रणाली का भाग नहीं रहा है, और ख़ास तौर पे बेसिक का। तो लेखन शिक्षण, गद्य शिक्षण, लेखन, गद्य और व्याकरण, ये तीनों बेसिक लेवल पे होता है, लेकिन काव्य शिक्षण हायर एजुकेशन में होता है, तो इसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो इसमें मौखिक भाषा शिक्षण की जो है वो भाषण विधि हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। कुट्टिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुट्टिम शब्द का अर्थ होता है भवन की भूमि। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो 55 को क्या कहेंगे बताइए भाई। 5/50 कहाँ लिखा है? बी में लिखा है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 5/50। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? निगेटिव को आप लोग हाईलाइट करते चलिए। बताइए भाई, महाकवि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, और इसमें से एक ऐसी रचना है जो उनकी नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम सौवीर्यम, और ये है, लेकिन सी में जो दिया है उरुभंगम, ये किसकी है? ये महाकवि भास की रचना है भाई। और ये तीनों शेष महाकवि कालिदास के क्या हैं? नाटक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये आंसर सही हो जाएगा, श्री हो जाएगा। अहम शिशुम पश्यामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित करने पर क्या रूप प्राप्त होगा? तो अहम का क्या होगा भाई? अहम को तृतीया में करेंगे तो मया हो जाएगा। अब दो ऑप्शन तो अपने आप आपके कट गए। अब शिशु में क्या हो जाएगा? शिशु में प्रथमा हो जाएगी, तो क्या होगा? शिशु हो जाएगा। तो किस में है भाई? देखिए, पश्यामि का क्या हो जाएगा? दृश्यते। तो ए आंसर सही हो जाएगा। मया शिशु दृश्यते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाणिना मुखम प्रक्षालित में पाणिना कारक है, बताइए भाई। तो इसमें पाणिना में क्या हो जाएगा भैया? बताइए फटाफट। करण कारक हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। पाणिना मुखम प्रक्षालयति, पानी से मुख को धोता है। तो मुख पानी से ना, तो से में क्या हो जाएगा? सहायता कर रहा है भाई। क्या है? करण कारक। कौन सा हो जाएगा? जैसे चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से भाई। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? बताइए भाई फटाफट। उच्चारण स्थानों के लिए मैंने अलग से क्लास बना रखी है, अलग से एक इसका क्या किया, अलग से एक क्लास इसकी ली हुई है मैंने। पूरा वीडियो उच्चारण स्थान पे ही एक अलग से मैंने बना के रखा हुआ है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रांगिन जय का संधिकृत रूप क्या होगा? तो श्रांगी जय हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपकृष्णम में समास होगा। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, ये ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता है।
उपकृष्णम, उपगंगम, तो इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा भाई। ये आप लोगों को बहुत पता है, एकदम बेसिक प्रश्न है ये और बार बार पूछा जाता है। फ्री का 1 नंबर हर बार मिलेगा ये। निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हैं कितने? उपसर्ग 22 हैं, 22 हैं। तो इसमें भाई बताइए कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुर उपसर्ग हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अव्यय शब्द नहीं है, तो इसमें नृपः जो है अव्यय शब्द नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शतक त्रय के रचनाकार कौन हैं? तो शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि हैं, सी आंसर सही हो जाएगा, भर्तृहरि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो 13 को क्या कहेंगे भैया? त्रयोदश, सी आंसर सही हो जाएगा। एकदम बेसिक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा व्याख्या वाले हैं नहीं, इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा व्याख्या कर भी नहीं सकता। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के आधार पर 2 प्रश्नों के 24 नंबर और 25 नंबर के आपको हल करने हैं, उत्तर बताने हैं। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन को भी देख सकते हैं, प्रश्नों को देख लीजिए। दिलीपः कस्य सेवायाम अकरोति, दिलीप किसकी सेवा करता है? एक तो ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा क्या प्रश्न है? राजा गांव प्रतिदिनम कुत्र अनयत, राजा गाय को प्रतिदिन कहाँ लेकर जाता है? तो अब इसको एक बार पढ़ते हैं, फटाफट इसको हम क्लियर कर लेते हैं। महाराजा दिलीपः गुरु वसिष्ठस्य आज्ञा स्वधेनु नंदनिया सेवायाम अकरोति। महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदनी गाय की क्या करता है? सेवा करता है भाई। साहब किसकी सेवा करता है? नंदनी गाय की। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था? देखिए पहला प्रश्न, दिलीप कस्य सेवायाम अकरोति, किसकी? नंदनीय, बी आंसर सही हो जाएगा भाई। कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखिए भाई, आगे पढ़िए। सह प्रतिदिनम गाम प्रातः काले वनम अनयत तत्र गौ दिनम यावत तृणम अचरत। वह प्रतिदिन क्या करता था? गाय को वन में लेकर के जाता था। गाय वहाँ क्या करती थी? घास को चरती थी। अब यही पूछा गया है, कहाँ लेकर के जाता था? तो वन को लेकर के जाता था। चलिए देखिए, यही ऑप्शन में पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वनम। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? रूप भाई आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? कौन कौन से रूप? नदी का रूप याद करिए, पितृ का रूप याद करिए, राम का रूप याद करिए, गाय के रूप याद करिए, राजा के रूप याद करिए। ये आते ही आते हैं और आप 2-4 नंबर खराब नहीं कर सकते। दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? बताइए फटाफट भाई। तो दिवसेषु हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? अभी मैंने कहा था ना, नदी, पितृ, राजा, भानु, इन शब्दों के क्या करने हैं आपको भाई? रूप याद करने पड़ेंगे। ये बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, हर बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो नदी का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? बताइए भाई फटाफट। बी आंसर नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? देखिए रूप नहीं पूछा है तो पर्यायवाची पूछ लिया। ये पितृ भैया पीछा नहीं छोड़ने वाला, 1 नंबर दे के जाएगा, आप इसको छोड़ना नहीं है। क्या हो जाएगा? पितृव्य। क्या होगा भाई बताओ, क्या होगा? सही आंसर बताओ फटाफट आप लोग बताओ भाई। पितृव्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जनक में तो होता ही है पिता, जनक माने पिता, ये तो होता ही होता है। पितृव्य का अर्थ क्या होता है? चाचा। पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ निगेटिव अगर भूल जाओगे तो सारा गड़बड़ कर जाओगे, निगेटिव नहीं भूलना है। तो पितृव्य नहीं होगा, शेष सभी हो जाएंगे। अब आपको हल्का सा भी अगर अर्थ इनके आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। जन्मदः आप देख लेंगे, जनकः, ताता, ये तीनों क्या है? पिता के पर्यायवाची हैं, लेकिन पितृव्य नहीं है। पितृव्य का मतलब चाचा होता है।
चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कोयल को संस्कृत में पिकाह कहते हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द क्या है? बताइए भाई। करतलम, करह, कर सखा या स्कंधा? स्कंधा तो कंधा के लिए हो गया भाई। किसके लिए हो गया? कंधे के लिए। करतलम मतलब हथेली होता है। क्या होता है? हथेली। करह मतलब हाथ होता है। कर शाखा हाथ की शाखाएं अर्थात अंगुली। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर शाखा। सी आंसर सही हो जाएगा। जिन लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।